Assalamu alaikum class. Hope you will be all fine. Today we will discuss about the parallel drift. Before going toward the new topic, I will summarize the previous lecture. We were discussing about the curvature drift. What will be the difference of the new topic from this previous one is that in this topic, in curvature drift, we were discussing that the gradient in the magnetic field was perpendicular to the magnitude of the magnetic field. Last time भी आपको मैंने ये डिस्कस किया था कि this is the curvature drift. We are considering the lines of force or the lines of magnetic field in curved form. This is the gradient. Because we know that this is the curved path, so the magnetic field is changing at any point. And also, if we consider with respect to the radius of curvature, as we are moving away from the center, the magnetic field is changing. So the gradient is in this direction and the magnetic field lines are along the direction theta. So the gradient in B is perpendicular to the magnetic field, and also the force which is exerted by the gradient in the magnetic field is exerting a force which is in the direction of the gradient, that is the centrifugal force. Okay, so the two main points are that the gradient in magnetic field is perpendicular to the direction or to the direction of lines of force magnetic field. Number one, gradient is perpendicular to the magnitude of the B, and the force exerted by the gradient of magnetic field is in this direction, and which is the centrifugal force. This is the gradient which is perpendicular to the direction of the magnetic field, and we have calculated the force and the drift due to the curvature. The drift due to the curvature also carries the drift due to the grade B. So the total force in case of curvature drift, the total force exerted by the gradient is the sum of the curvature drift and the gradient drift. So in simple words, अगर मैं आपको बोलूँ तो for your understanding, curvature drift में जो ड्रिफ्टिंग फोर्स है मीन्स ऐसी फोर्स जो ग्रेडियंट की वजह से है, ऐसी फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड में ग्रेडियंट की वजह से है, वो फोर्स क्या करती है, वो चार्ज पार्टिकल के गाइडिंग सेंटर को या चार्ज पार्टिकल को मूव करवाती है या ड्रिफ्ट करवाती है. हम लगातार कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इसका मेन आइडिया ये बताऊं. आपने ग्रेड बी ड्रिफ्ट पढ़ी है, आपने कर्वेचर ड्रिफ्ट पढ़ी है. इन दोनों केसेस में ड्रिफ्ट जो आपने ड्रिफ्ट पढ़ी है उसका मकसद क्या है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में ग्रेडियंट होगा, बेशक वो ग्रेड बी ड्रिफ्ट हो या कर्वेचर हो, तो ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड का एक फोर्स जनरेट करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. और उस फोर्स का क्या काम है, वो फोर्स चार्ज पार्टिकल को, प्लाज्मा के अंदर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसके गाइडिंग सेंटर को ड्रिफ्ट करवाएगा, मूव करवाएगा. ठीक है, तो ये जो फोर्स कहाँ से आएगी, ये ग्रेडियंट की वजह से आएगी मैग्नेटिक फील्ड के. ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको. तो अब पहले आपने केस देखा था ग्रेड बी और वो आपने कैलकुलेट किया, फिर आपने कर्वेचर का किया. तो कर्वेचर में मैंने आपको बोला कि आपका जो कर्वेचर है, आप कर्वेचर की वजह से भी
ड्रिफ्ट आएगा और ग्रेड बी भी इसके साथ ऐड होगा, इसलिए इस केस में जो हमारी नेट फोर्स है वो उसमें कर्वेचर भी शामिल है और ग्रेडियंट भी शामिल है। ठीक है, ये दोनों मिल के एक फोर्स बनाते हैं जो कि चार्ज पार्टिकल के गाइडिंग सेंटर को मूव करवाते हैं। ठीक है, अब आपने थर्ड टॉपिक जो स्टार्ट करना है दैट इज़ मैग्नेटिक मिरर। अब मैग्नेटिक मिरर से पहले आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेड बी इज़ पैरेलल टू बी, इसलिए मैंने पहले पिछले वाले टॉपिक का आपको रेफरेंस दिया है। इन द प्रीवियस टॉपिक वी वर डिस्कसिंग ग्रेड बी परपेंडिकुलर टू बी। वो सारी जो मैंने आपको डायग्राम से समझाई एक दफ़ा फिर आपको बता रही हूँ कि चेंज इस डायरेक्शन में है, ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में है, बट आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में। तो ये आपका केस क्या बनता है, अगर मैं यहाँ पे साथ मेंशन भी कर दूँ तो आपका ग्रेड बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी। अब ये उसका सेकंड केस है जिसमें हम क्या करेंगे, ग्रेड बी को पैरेलल लेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, लेकिन इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पे भी हम ग्रेड बी ले रहे हैं, पीछे भी हमने ग्रेड बी लिया, इसके अलावा हमने जो आपकी ग्रेड बी ड्रिफ्ट थी उसमें भी ग्रेडियंट बी लिया। जब आप ग्रेड बी लेते हैं तो इसका मतलब ये है, ग्रेड किस चीज़ को शो कर रहा है, चेंज को, कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। यानी कि ये आपके जो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज थ्री केसेस, इस सब में एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सब केसेस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि चेंज हो रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं इसको, अगर मैं इस सारे टॉपिक को जनरलाइज करूं तो इस सारे टॉपिक में एक्चुअली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले जो बिल्कुल आपने स्टार्ट में टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, सिंपल। लेकिन अब ये कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो किसी डायरेक्शन में और उसमें चेंज भी आ रहा हो, वो यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है, तो ये आप केसेस पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की मोशन। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल की मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी चीज़ इफेक्ट कर रही है, ग्रेडियंट इन बी। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, उसको यूनिफॉर्म नहीं ले रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म ले रहे हैं, तो उसमें चेंज की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती है कोई ना कोई, और वो फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल की मोशन को डिस्टर्ब करेगा या इफ़ेक्ट करेगा। अभी तक तो आपने यही पढ़ा है कि जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कंसिडर करते हैं तो वो जायरेट करता है, उसकी सर्कुलर मोशन होती है। ठीक है, लेकिन जब आप ग्रेड लेते हैं साथ तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी है और ग्रेड भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम तो यही होगा कि वो उसको सर्कुलर पाथ पे मूव करवाए, बट ग्रेड बी का काम क्या होगा कि वो उसके गाइडिंग सेंटर को भी साथ मूव करवाएगा। ठीक है, तो इसका जो अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ वो ये वाला, ये देखिए, अगर तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते तो मैग्नेटिक फील्ड का काम था इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करवाना, इस तरह से मूव करता रहता। बट यहाँ पे अब क्योंकि इसमें ग्रेड बी भी है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वो इसको साथ साथ इसके गाइडिंग सेंटर को अवे भी मूव करवा रहा है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद थी, वो भी इसको एक्सिलरेट करवा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसका स्प्रिंग टाइप जो है वो मोशन हो जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड का काम तो है सिर्फ इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना, तो ये जो अवे साथ साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये इसका गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट हो रहा है ड्यू टू द ग्रेडियंट बी। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मिरर का। मैग्नेटिक इसे वैसे तो ये मेन टॉपिक है आपका, द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल in a system where the change in the magnetic field is parallel to the direction of magnetic field। इसे हम मैग्नेटिक मिरर क्यों कह रहे हैं, ये मैं जब लास्ट पे कंक्लूड करूँगी तो आपको इसका बताऊँगी कि हम इसको मिरर्स से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये डायग्राम है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखें, ये हमारी सेंट्रल लाइन है, इसको फोकस करते हैं हम, ये हमारी सेंट्रल लाइन है या हमारा सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, जी एक्सिस, इस जी एक्सिस की डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। ठीक है,
ये हमारी सेंट्रल लाइन है जी एक्सिस, और ये जितनी भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये सारी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, और ये किस डायरेक्शन में है, जी डायरेक्शन में है। तो अब बस आप ये देखें कि ये सारी की सारी सिमेट्रिकल हैं ये सेंट्रल लाइन के, ठीक है। तो अगर हम इसकी जो वेरिएशन देखें तो ये हमारे पास एक वेरिएशन जो है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म आ रही है, इसकी जो शेप बन रही है इसमें ग्रेडियंट की, तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो थीटा जी और आर ले रहे हैं, हम इसको सिलेंड्रिकल सिस्टम को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर आपको हैंड से बताऊं तो आप ये ही वाला आपका सिस्टम है कि अगर आप इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं तो आपकी ये कर्ल्ड फिंगर्स जो हैं वो इसकी थीटा की डायरेक्शन है, ठीक है। इस लाइन पे जो एंगल की डायरेक्शन है वो ये वाली आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका आर है, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतना देखूँ तो ये 2 डायमेंशन आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 डायमेंशनल सिस्टम है, तो आर आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड की, अब ये जो लिखा है हमने स्टार्ट में कि ग्रेड बी इज़ पैरेलल टू बी, इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में ग्रेड बी भी है। तो हमें यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर इसी डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो भी हैं, लाइंस ऑफ फोर्स जो एक दूसरे के क्लोज है, और हमें पता है जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे देखें ये एक दूसरे से अवे जा रही हैं, यहाँ पे इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे इनके दरमियान डिस्टेंस और ज़्यादा है। तो ये जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट इन बी इज़ पैरेलल टू बी, दोनों ही जी डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि हम क्योंकि कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का सिस्टम है, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आर थीटा जी की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अगर आप जब आप इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से रीडिंग करनी तो आपको नज़र आ रहा है बी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी हमारी सारी की सारी जो डायरेक्शन है वो या मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जी है, और या फिर इसमें कुछ हमें नज़र आ रहा है अलोंग द आर, ठीक है। ये जो लाइंस हमें अवे नज़र आ रही हैं कुछ ये आर की डायरेक्शन में भी नज़र आ रही हैं। तो थीटा कंपोनेंट के अलोंग बी का कुछ भी कंपोनेंट जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम बी थीटा 0 है, यानी कि पार्शियल ऑफ पार्शियल थीटा यानी चेंज अलोंग थीटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्योंकि जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कहीं पे कन्वर्ज हो रही हैं और डाइवर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज भी हो रही हैं डाइवर्ज भी हो रही हैं, इसलिए इसका आर कंपोनेंट जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में है बट इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए आर कंपोनेंट भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले बुक में क्योंकि ये नहीं दिया हुआ तो मैं आपको यहाँ पे इसका एक इक्वेशन लिखवाना चाहती हूँ। जैसे लास्ट कल जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको कर्ल ऑफ यू बताया था, अगर आपको याद हो कर्ल ऑफ यू बताया था इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये हमारी क्या है, हमने कर्ल ऑफ यू इज इक्वल टू आर लिया था। एक्चुअली ये क्या थी, हमारी मैक्सवेल्स इक्वेशन थी। मैक्सवेल इक्वेशन हमने कंसिडर की थी इन वैक्यूम। एक्चुअली तो ये ज़ीरो नहीं होता, कर्ल जो होता है कर्ल ऑफ बी इज़ इक्वल टू पार्शल ई बाई पार्शल टी मल्टीप्लाई बाय सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हम इसको वैक्यूम में कंसिडर कर रहे हैं इसलिए हम इसको इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अच्छा, इस केस में जो मैग्नेटिक मिरर का केस है इसमें हम जो मैक्सवेल्स की एक और इक्वेशन है हम यूज़ करेंगे डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू 0। सिलेंड्रिकल सिस्टम है तो हम इसमें डेल डॉट बी जो है उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे।
तो हम क्या लिखते हैं, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 1/r पार्शल बाय पार्शल r बी आर प्लस 1/r पार्शल बी थीटा ओवर पार्शल थीटा प्लस पार्शल बी जी ओवर पार्शल जी इज इक्वल टू 0। तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पे आर और जी कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के वो मौजूद हैं, जबकि थीटा कंपोनेंट जो है वो बी का नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। सो ये टर्म जो है वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे सिस्टम में जो डेल डॉट बी है वो जस्ट कहाँ तक होगी, 1/r पार्शल बाय पार्शल r बी आर प्लस पार्शल बी जी ओवर पार्शल जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। एक्चुअली हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, इसकी हमें मैक्सवेल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि अभी हमने आगे जाके जब इसको ग्रेड बी की वजह से जो फोर्स जो हमने फाइंड आउट करनी है, उस फोर्स में हमें इस कंपोनेंट की ज़रूरत होगी, इस वाले कंपोनेंट की, इसलिए हम ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे हमारे पास क्या है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1/r पार्शल बाय पार्शल r बी आर इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी जी बाय पार्शल जी। ओके, रीअरेंजिंग पार्शल बाय पार्शल r बी आर माइनस r पार्शल बी जी ओवर पार्शल जी, इसके बाद पार्शल r बी आर माइनस r पार्शल बी जी ओवर पार्शल जी पार्शल r। ओके, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो ये तो हमारे पास सिंपली r बी आर आ गया, और यहाँ पे माइनस बाहर आ गया। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, इसको एट इंटेग्रल फॉर्म में ही लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने इसको एज अ सिंगल फंक्शन इंटीग्रेट करना है या इसका इंटेग्रल एज अ डबल, मतलब प्रोडक्ट इंटेग्रल, टू फंक्शन वाला इंटेग्रल इस पर अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें पहले इस टर्म को देखना पड़ना है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है चेंज इन बी जी विद रिस्पेक्ट टू जी। अगर ये लाइन की इक्वेशन है या स्लोप की इक्वेशन, हम इसको नॉर्मली स्लोप में या लाइन की इक्वेशन में लेके जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो सेंट्रल लाइन मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बोली थी, ये सेंट्रल लाइन है, इसके अराउंड थीटा तो मौजूद है, इस डायरेक्शन में सिर्फ जी है, और जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इस लाइन पे आर का कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है। अगर मैं देखूं कि ये पार्शल बी बाय पार्शल जी क्या है, तो जी डायरेक्शन में जो बी जी में चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन पे आर हमारे पास क्या होगा, ये सेंट्रल लाइन है, यहाँ पे हमारे पास आर इज इक्वल टू 0 है सेंटर में। ठीक है, इससे ऊपर ये R1 हो सकता है, R2 या R3 है, ये सेंट्रल लाइन है, यहाँ पे हमारे पास R का कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये यहाँ पे सिर्फ हमारे पास Z की डायरेक्शन है। ठीक है, ये हम जैसे हम कहते हैं ना x एक्सिस और y एक्सिस आप बनाते हैं, तो अगर आप कोई कंपोनेंट x पे कंसिडर करते हैं तो आप कहते हैं यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा z एक्सिस या उसका सेंट्रल एक्सिस या उसकी सेंट्रल लाइन है z की, जिस पे हम BZ देख रहे हैं, या उसका जी कंपोनेंट देख रहे हैं इस लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर का कंपोनेंट है वो 0 होगा। ठीक है, लेट्स सपोज आप यहीं पे देख लें, अगर मैं यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करें, अगर आप इसको इसके कंपोनेंट में करें डिवाइड, तो ये इसका कंपोनेंट होगा जी, ये इसका कंपोनेंट होगा आर, थीटा वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। तो इसी तरह अगर मैं इस सेंट्रल लाइन पे आऊँ, यहाँ पे बी जी तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये कौन सी लाइन है जहाँ पे आर इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट बताने का मकसद क्या है
कि इस पॉइंट पे क्या है, r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे r को आप कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे r में कोई वेरिएशन नहीं है, r आप इसको 0 ले रहे हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एज अ कांस्टेंट इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगी वो जस्ट r की होगी विद रिस्पेक्ट टू r। तो आप क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, r बी आर इज इक्वल टू माइनस r स्क्वायर बाई 2, ओके, पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी एट r इज इक्वल टू 0 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, सो ये r जो है वो कैंसिल आउट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद बी आर यानी कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन r डायरेक्शन इज इक्वल टू -1/2 r partial bg over partial z at r is equal to 0। ओके, सो ये सारा जो हमने कैलकुलेशंस की हैं ये हमने किस लिए की है कि हमें बी आर कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? अभी जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे फोर्स, यानी अब हमारा मेन टारगेट क्या है, नंबर 1, तो हमने ये डिफ़ाइन कर दिया कि ग्रेड बी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जी डायरेक्शन में ग्रेडियंट बी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये ग्रेड बी जो है वो कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। अब हमने वो फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से ये फोर्स है, तो वो कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो हम इसमें जनरल जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है वही फार्मूला जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है अब जब हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें वहाँ पे इस बी आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए पहले हमने ये सारा काम किया। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि इसके कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इक्वेशन को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमें जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके भी तीनों कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हमें एफ आर भी बताना पड़ेगा, एफ थीटा भी बताना पड़ेगा, एफ जी भी बताना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी फोर्स है इसमें से जो ग्रेडियंट एंड बी की वजह से लग रही है। ग्रेड बी जो आप ले रहे हैं उसकी वजह से एफ आर है या एफ थीटा है या एफ जी वो फोर्स है जो कि ड्रिफ्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसलिए हमें ये फोर्सेस के कंपोनेंट निकालने पड़ने हैं। तो वन ऑफ द सिंपल वे ये है कि आप इसको लिख लें उसी टेबुलेटेड फॉर्म में। हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ले रहे हैं आर थीटा एंड जी की फॉर्म में। इसी तरह आपके पास वी आर वी थीटा और वी जी कंपोनेंट हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में बी आर बी थीटा और बी जी कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फोर्स के 3 कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ज़रा बुक में देखें, सॉल्व किए हुए हैं। ये एक्चुअली यहाँ सॉल्व किया हुआ था, इसका पिछला स्टेप जो है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। यहाँ पे देखें जो एफ आर का कंपोनेंट है और ये एफ थीटा का कंपोनेंट है। अब मेरा ख्याल ये मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने जब आपने एफ आर का कंपोनेंट निकाला है तो आपके पास क्या है, वी थीटा बी जी माइनस वी जी बी थीटा, वी थीटा बी जी माइनस वी जी बी थीटा। ठीक है, इसी तरह से आपने थीटा कंपोनेंट निकाल लिया और जी, ये 3 कंपोनेंट्स ले लिए। अब आप बिल्कुल टॉपिक के स्टार्ट में ये कह चुके हैं कि बी थीटा कंपोनेंट 0 है। ठीक है, तो अगर आप देख लें कि इसमें अब आपकी कौन कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। यहाँ पे बी थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, ये टर्म कैंसिल करनी पड़ेगी, आप ख़त्म करेंगे आप। यहाँ पे बी थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये टर्म हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके, तो आपके पास ये सिंपली ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा क्यू वी थीटा बी जी, ये दोनों टर्म्स रह जाएंगी और यहाँ पे आपकी ये वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है, ये आपके पास 3 फोर्सेस जो हैं वो बच जाएंगे।
अब अगर आप देखें, मैं ज़रा इसको सेपरेट लिखती हूँ आपको समझाने के लिए। एफ आर इज इक्वल टू क्यू वी थीटा बी जी। एफ आर जो है वो सिर्फ आपके पास ये बच रहा है, ठीक है। एफ थीटा आपके पास क्या है, क्यू माइनस वी आर बी जी, ये बच रहा है आपके पास। और एफ जी जो है वो है आपके पास क्यू वी आर क्यू वी थीटा बी आर विद माइनस साइन, ये बच गया आपके पास। अच्छा जी, इसमें आपके पास ये कंपोनेंट भी मौजूद है, प्लस इसमें आपके पास दोनों कंपोनेंट आते हैं, क्यू वी जी बी आर। ओके जी। अब इन तीनों फोर्सेस में से हमारे लिए कौन सी फोर्स इंपॉर्टेंट है? एफ आर और एफ थीटा, ये कौन सी फोर्सेस होंगी? ये वो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से चार्ज पार्टिकल जायरेटरी मोशन करता है, ठीक है। एफ आर, अब सिंपली मैं आपको ये बताऊंगी कि एफ आर और एफ थीटा वो फोर्सेस हैं जो कि चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होगा कि ये दोनों फोर्सेस तो उसको सिर्फ सर्कुलर पाथ पे मूव करवाती हैं। इसका मतलब गाइडिंग सेंटर की जो मूवमेंट है या जो ड्रिफ्ट है वो मेनली किस कंपोनेंट की वजह से होगी? एफ जी कंपोनेंट की वजह से होगी। सो हमारी जो मेन फोर्स है ग्रेड की वजह से वो एफ जी फोर्स है माइनस क्यू वी थीटा बी आर। अब देखें यहाँ पे ये बी आर मौजूद है, इस बी आर के लिए हमने ये पीछे कैलकुलेशन की थी, हमें ये बी आर कंपोनेंट चाहिए था, इसलिए हमने इसको ड्राइव किया, ठीक है। तो अब हमारा अगर हम बी आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, बी आर की वैल्यू आप देखें वो भी हमारे पास बी आर की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पे एफ जी में ऑलरेडी नेगेटिव साइन मौजूद है। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ये हमारे पास आ जाएगी 1/2 क्यू वी थीटा आर पार्शियल बी जी और पार्शियल जी, ठीक है। ये आपका वी थीटा है और ये आपका आर है, ठीक है जी। ये हमारी फोर्स आ गई। यहाँ पे हमारे पास आर है, तो यहाँ पे आर सिंपली क्या है, इस केस में हमारा आर जो है वो आर एल है, लामर रेडियस है। और वी थीटा हमारा क्या है, वी थीटा जो है वो हमारा है माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर, ठीक है। वी परपेंडिकुलर क्यों? यहाँ पे देखें, स्टार्ट में हमने बिल्कुल इसकी डायरेक्शन जो थी वो शो करवाई थी कि ये आपका जी डायरेक्शन है, तो आपका जो थीटा है वो सिंपली ये डायरेक्शन है जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो यहाँ पे हम वी थीटा लेंगे, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। और प्लस माइनस हम क्यों ले रहे हैं? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्ज, क्या आप वो इलेक्ट्रॉन के लिए या आयन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास एफ जी जो होगा वो हो जाएगा माइनस प्लस 1/2 क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। वी थीटा की बजाय हम क्या लिखेंगे, वी परपेंडिकुलर, वी परप, और आर की बजाय हम क्या लिखेंगे, आर एल पार्शियल बी जी बाय पार्शियल जी, ठीक है। इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली फॉर्म में भी इसको हमने लिखा था। अगर हम
यहाँ पे v परपेंडिकुलर के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो यहीं पे मैं एक स्टेप कर रही हूँ, ये हमारा v परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा और एक यहाँ पे v परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वही वाला फार्मूला आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाले फार्मूले से ये आपका क्या बन जाएगा 1/ओमेगा। तो मैं इसको यहीं पे लिख रही हूँ माइनस प्लस 1/2 क्यू v परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये आपका 1/ओमेगा c है तो ये नीचे ओमेगा c आ गया, पार्शल bg ओवर पार्शल z। ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रीक्वेंसी की। हम कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज जो ओमेगा c है वो किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस क्यू बी बाई एम। तो जब हम ये ओमेगा c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस आपके पास नेट साइन क्या आएगा, आपके पास जो नेट साइन आएगा वो माइनस 1/2। ठीक है, तो अब क्यू बी बाई एम की बजाय हम क्या लिखेंगे, m ओवर क्यू बी। चलिए मैं ये स्टेप कर देती हूँ यहाँ पे, m ओवर क्यू बी v परपेंडिकुलर स्क्वायर पार्शल बी जी ओवर पार्शल z। यहाँ से q जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके पास एफ जी माइनस 1/2 एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर बी पार्शल बी जी बाई पार्शल जी। ये हमारे पास आ जाती है आपकी फोर्स इन जी डायरेक्शन, यानी ग्रेडियंट भी आपका जी डायरेक्शन में आ गया तो फोर्स भी इस ग्रेडियंट की वजह से किस डायरेक्शन में होगी, जी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे इस टर्म को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा म्यू है। म्यू को हम डिफाइन करते हैं 1/2 एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर बी। ये हमारा म्यू है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, किसकी, यहाँ पे हमारे पास कौन क्या है, हमारे पास करंट तो नहीं है, करंट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन या आयन जो भी है। तो चार्ज पार्टिकल जब जायरेट कर रहा होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो यहाँ पे हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और म्यू से रिप्रेजेंट करने के बाद आपकी जो फोर्स की फाइनल फॉर्म बनेगी वो एफ जी इज इक्वल टू माइनस म्यू पार्शल बी जी ओवर पार्शल जी। तो यहाँ तक हम इसको टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अभी ये हाफ टॉपिक हुआ है और रिमेनिंग हाफ जो है वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छी तरह रीड करें, इसकी कैलकुलेशन को समझें, इसके कॉन्सेप्ट को देखें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में करूँगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।